हेलो किडोज, आई एम वर्षा वैष्णव, योर मेंटोर फ्रॉम CHK कॉमर्स सब कोटा। और बच्चा अपन लोग तैयारी कर रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव के पेपर नंबर 3 सिविल की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन चल रही है CS ICSI ने जो हमें गाइडलाइन आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर मैं आपको जून 2024 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। ऑलराइट, अभी तक हम लोग पार्ट ए कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो आज से मैं क्वेश्चन लेने वाली हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 4A। 4 और 4A के अंदर आपको चॉइस दी गई थी। जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4, इन सभी के 5 पार्ट्स थे, जो कि हर एक पार्ट 3 मार्क्स का था, विच आई हैड डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज। ऑलराइट, आज से मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा रही हूँ दिस क्वेश्चन नंबर 4A। चलिए डिस्कस करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 4A, जो कि आपके लिए है 3 मार्क्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या लिखा हुआ है? ABC लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशन इनटू सिंगापुर। कहां पे अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपांड करना चाहते हैं? सिंगापुर में। ड्यू टू कंट्रीज फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, द कंपनी एम्स टू एस्टेब्लिश अ सब्सिडरी इन सिंगापुर टू tap into the region's growing market, all right, and to benefit from Singapore pro business policies. Okay, ABC Limited seek your advice. अब चाहिए क्या उन्हें? आपकी एडवाइस चाहिए on the process or requirement for incorporating a company in Singapore. ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो सिंगापुर के अंदर, तो एज ए CS वो आपकी क्या चाहते हैं? एडवाइस चाहते हैं। क्लियर है? चलिए जी, तो देखते हैं क्या आंसर होगा। और अभी अपन लोगों को क्या समझ में आया है क्वेश्चन को पढ़ करके कि ABC लिमिटेड है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपांड करना चाहती है, और कहाँ पे शुरू करना चाहती है? सिंगापुर में। अब देखते हैं, अगर आपको सिंगापुर में बिजनेस को स्टार्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, और इसी के अलावा आपको यहाँ पर क्या चीजें करनी होगी रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब अपन लोग जब इंडिया में कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो क्या करते हैं? स्पाइस प्लस फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ROC के पास में जाते हैं। हमारे यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? MCA है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है वो हमें देखना है। सी, अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जस्ट अ मिनट, ACRA is a national regulator of business, public accountant and corporate service providers in Singapore. Okay, हमें ये पता लग गया है कि सिंगापुर में जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन सी है? ACRA है। ऑल राइट, अब क्या है? तो फर्स्ट आपका कौन सा पूछा था हम लोगों ने? इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पूछा था। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के अंदर क्या करना पड़ता है बेटा? बिस फाइल प्लस आपको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यहाँ पे फिल करना पड़ता है। ये प्रोसेस स्टार्ट करती है विद न्यू कंपनी। सबसे पहले आप नेम एप्लीकेशन के लिए जाएंगे। द एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल एंड रिजर्वेशन ऑफ अ कंपनी नेम इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। आप यहाँ पे जो वेबसाइट है इसके थ्रू ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फीस ऑफ, ये SGD का मतलब होता है सिंगापुर डॉलर, 15 होगी, इज पेबल फॉर ईच अप्रूव्ड कंपनी नेम। ठीक है, जो भी आपका अप्रूव्ड कंपनी नेम होगा उसके लिए आपको ये फी पे करना पड़ेगा। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, द एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट टू इधर पे द फी एंड कंटिन्यू विद द इनकॉर्पोरेशन लेटर ऑन टू इमीडिएटली प्रोसीड टू इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन। ठीक है, वो अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेशन जैसे ही उसकी अप्रूव हो जाती है, फीस का पेमेंट करके आगे की प्रोसेस के लिए चलेगा। नेम एप्लीकेशन कैन बी अप्रूव्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम पेमेंट इफ द नेम इज अवेलेबल। अगर नेम क्या है? अवेलेबल होता है तो उसी समय हो जाता है आपका नेम अप्रूवल, वहीं पर हो जाता है। ठीक है, हाउएवर इट मे टेक बिटवीन, लेकिन अगर ऐसा उस समय नहीं होता है, फ्यू मिनट्स में नहीं होता है, तो वो 14 वर्किंग डेज से 2 मंथ तक का टाइम यहाँ पर लग सकता है नेम अप्रूवल के लिए। इफ द एप्लीकेशन नीड्स टू बी रेफर्ड टू अनदर एजेंसी फॉर अप्रूवल और रिव्यू, द लॉजर कैन प्रोसीड टू रजिस्टर द बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर द नेम एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। क्या बोल रखा है? कोई और एजेंसी, देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है तो सेबी भी एक रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। तो लाइकवाइज यहाँ पर भी वो चीज हो सकती है कि अप्रूवल और रिव्यू किसी और एजेंसी से भी लेने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। द लॉजर कैन प्रोसीड टू रजिस्टर, जैसे ही आपका नेम अप्रूवल हो जाता है आप क्या कर सकते हो? अपने बिजनेस को अपने रजिस्ट्रेशन के लिए ले जा सकते हो। ये तो कौन सा प्रोसेस बताया था हमें यहाँ पे? इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस बताया था। जब आप किसी बिजनेस एंटिटी को सिंगापुर में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो फिर क्या प्रोसेस है? वंस अ नेम इज अप्रूव्ड इट विल बी रिजर्व्ड फॉर 120 डेज। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि भैया जैसे ही आपको नाम आपका अप्रूव हो जाता है तो 120 डेज के लिए आपका नेम अप्रूवल जो है वो रिजर्व हो जाएगा, वो नाम आप ही का है। अब क्या बोल रखा है? एज ऑफ 2 जून 2017 every newly incorporated business receives a free copy of its business profile upon the successful filing of the incorporation forms and paying the incorporation फीस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है? जो कोई भी न्यूली कॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है उन्हें एक फ्री कॉपी मिलती है, उनकी बिजनेस प्रोफाइल के बारे में उन्हें बताया जाता है जैसे ही उनकी सक्सेसफुल फाइलिंग हो जाती है ऑफ द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म जो फिल करते हैं उसके, एंड पेइंग द इनकॉर्पोरेशन फीस। ठीक है,
द प्रोसेसिंग टाइम इज अबाउट 15 मिनट का प्रोसेसिंग टाइम लगता है फ्रॉम द टाइम ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड द रजिस्ट्रेशन फी पेबल इज, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी $300। द ECRA विल इशू अ नोटिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके बाद में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू यहाँ पे एक नोटिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाएगा टू द लॉ फॉर्म ऑफ और professional firm engaged in the purpose of incorporation upon the successful incorporation of the company together with the registration number of the company। ठीक है, क्या समझ में आया हमें यहाँ पर कि कौन यहाँ पे ECRA क्या इशू करेगी आपको इनकॉर्पोरेशन का नोटिस। इनकॉर्पोरेशन का नोटिस किसे इशू करेगी, तो बेटा जो एजेंसी है जिसके थ्रू यहाँ पे एप्लीकेंट ने क्या डाली थी, एप्लीकेशन डाली थी। ठीक है, सबसे पहले उन्हें बताया जाएगा जैसे ही सक्सेसफुली कंपनी क्या हो जाती है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो, और साथ में क्या दे दिया जाएगा, जो आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया। इनकॉर्पोरेशन के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया। इस तरीके से आपका ये पूरा के पूरा आंसर बन करके तैयार हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू 4A का पार्ट सेकंड देखते हैं अभी हम लोग क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे यहाँ पर। ओके, व्हाइल एवरी स्टार्टअप हैज इट्स यूनिक जर्नी, while every startup has its unique journey to becoming a unicorn, the minimum and maximum time taken by a startup to become a unicorn are 6 months and 26 years, respectively. In the light of the above statement, define the unicorn. आपसे क्या बोला है, यूनिकॉर्न के बारे में बताओ। Is a startup different from entrepreneurship? अच्छा, एक और आपसे इन्होंने डिफरेंस बिटवीन भी पूछा है कि स्टार्टअप और entrepreneurship में क्या कोई डिफरेंस होता है, आप हमें ये बताइए। ठीक है, और ऊपर इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है कि एक यूनिकॉर्न को, स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने में 6 महीने से 6 महीने 26 साल कितना समय लगता है। ओके, मूविंग ऑन टू आंसर। क्या आंसर है हमारे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग किस चीज को डिफाइन करेंगे, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि यूनिकॉर्न क्या होता है। तो देखो, यूनिकॉर्न एक ऐसा टर्म है which is used to indicate a privately held startup company with a valuation of over $1 billion. For a unicorn, the journey starts from the growth stage। देखो, जर्नी तो कैसे स्टार्ट होती है, आपकी ग्रोथ स्टेज से ही शुरू होती है। They are distributed with start out in an incredibly unique way to solve everybody problem। देखो, स्टार्टअप आए ही इसी चीज के लिए थे, है ना। वो तरीका ही वो है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपका एक अलग तरीका है ना। लाइक इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ जोमेटो या स्विगी का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो यहाँ पे उन लोगों ने लोगों की किस प्रॉब्लम को फोकस किया कि भैया व्यक्ति बाहर जाकर के खाना पसंद नहीं करता है, कोविड के टाइम पे बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो उन्हें होम डिलीवरी प्रोवाइड करना, जिससे कि बिजनेस भी खत्म ना हो रेस्टोरेंट वगैरह का, और लोगों को भी क्या हो सके, यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल पाए, है ना। तो ये क्या एक यूनिक तरीका है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। द रीजन दिस स्टार्टअप बिकम सो सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑल ऑफ देयर सॉल्यूशंस फिल अ स्पेसिफिक नीड इन अ न्यू एंड डिफरेंट वे। स्टार्टअप का मीनिंग ही यही है कि कोई नए तरीके से, अलग तरीके से, है ना, लोगों की स्पेसिफिक नीड के ऊपर फोकस्ड होना और उसे सॉल्व करना। The Indian startup ecosystem has developed dynamically in recent times. 2 decades back, there were only few active investors and limited number of support organization, such as, अब support organization का मतलब क्या होता है बेटा, incubators होते हैं। ठीक है, and accelerator कौन होता है कि जो आपके growth rate को क्या कर दे, बढ़ा दे, है ना, उन्हें हम accelerator बोलते हैं। However, in the past decade, there has been a significant increase in both investment activity और infrastructure facilities। इन सभी में क्या देखा गया है, एक बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखा गया है टू प्रोवाइड द मच नीडेड impetus to the expansion of the unicorn tribe। The primary distinction between the startup and entrepreneurship क्या होता है, entrepreneurship का मतलब होता है to all business ventures, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। It includes small businesses, partnership firms, sole proprietorship, corporation which can be based। वो entrepreneur का मतलब क्या होता है, जिसके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया आया हुआ था, कोई नया आइडिया लेकर के आया हुआ है, on an exciting idea। On the other hand, startup का मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से न्यूली मर्ज्ड बिजनेस वेंचर स्टार्टेड बाय कोई सी इंडिविजुअल फाउंडर के द्वारा बनाया गया है, जिससे कि वो मार्केट के गैप को क्या कर सके, मिट आउट कर सके। स्टार्टअप मोस्टली मींस न्यू बिजनेसेस दैट आर सॉल्विंग मार्केट प्रॉब्लम विद यूनिक आइडिया। तो डिफरेंस में बेटा आपको क्या समझना है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो इनोवेटिव है, जिसके पास में कोई नया आइडिया है। ठीक है, लेकिन स्टार्टअप का मतलब क्या समझना है, तो स्टार्टअप वो बिल्कुल फ्रेश है, और दूसरी चीज ये है कि उसके पास में ऐसे स्किल्स है, ऐसे आइडियाज हैं कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट को, नीड को यूनिक वे में, यूनिक आइडियाज के थ्रू क्या कर रहे हैं, सॉल्व यहाँ पर कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो कि यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूट ने डिस्क्राइब किया है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के बीच में। ठीक है, क्लियर है आपको, और यूनिकॉर्न का मीनिंग हमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 4A का पार्ट 3 क्या है यहाँ पर। यस एवरीवन, नाउ आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4A का पार्ट 3 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
ESDP schemes aims at promoting new enterprise, capacity building of existing MSMEs and inculcating entrepreneurial कल्चर इन द कंट्री। ठीक है, ये नोट दिया हुआ है, इस नोट को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर किस चीज के बारे में बताना है बेटा, ईएसडीपी स्कीम के बारे में बताना है और किस तरीके से ये स्कीम प्रमोट करती है नए एंटरप्राइजेस को, कैपेसिटी बिल्डअप करती है एग्जिस्टिंग एमएसएमई स्कीम। ठीक है, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर कल्चर को क्या करती है, अच्छा बनाती है, उसे और ज्यादा बेटर बनाती है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने क्या आंसर दिया हुआ है। यस, आंसर क्या दिया हुआ है, ईएसडीपी मतलब क्या होता है आपका, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो स्कीम है, इसका एम क्या होता है, टू प्रमोट एंटरप्राइजेस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग एमएसएमई एंड इनकलकेटिंग एंटरप्रेन्योर कल्चर इन द कंट्री के अंदर एक एंटरप्रेन्योर कल्चर को, इस हैबिट को क्या करना है, बनाना है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एस्पायरिंग और एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योर सभी के ऊपर क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है। फिर क्या बोल रखा है, इट फैसिलिटेट, अब ये जो स्कीम है क्या फैसिलिटेट करवाती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस, मोटिवेशन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग, जैसे कि आपको एसटी एसटी वुमेन हो गया, ये जो अलग अलग वर्ग है, इन सबको क्या करना है, मोटिवेट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इन्हें बढ़ावा देना है, आगे की तरफ बढ़ाना है। एक्स सर्विसमैन हो गया, बीपीएल पर्सन हो गए, उन सबको अलग अलग करियर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल करवाने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर देनी है, जितने भी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें, हाउसिंग प्रोडक्ट्स हो गया, फूड या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई, वहां पे कारपेट वीविंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, मशीन शॉप, हीट ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रो ट्रिपिंग, बेसिक और एडवांस वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, स्टील, शीट मेटल वर्क, बेसिक एडवांस कारपेंट्री, ग्लास और सिरेमिक वर्क, इन सभी तरीके की अलग अलग वर्क के अंदर क्या प्रोवाइड करवाना है हमें। ओके, क्या प्रोवाइड करवाना है हमें यहाँ पे, ये सारे के सारे जो डिफरेंट सेक्टर्स है, इन सभी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमें असेसमेंट देना है, फैसिलिटेट करवाना है, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे करने हैं। ये तो अलग अलग सेक्शंस के बारे में बता दिया। अब ये जो स्कीम है, ये स्कीम किस चीज से रिलेटेड प्रोविजंस बनाती है, तो ये स्कीम बनाती है प्रोविजन रिलेटेड फॉर मैनेजमेंट कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए, ट्रेनिंग देना है एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स को, सुपरवाइजरी स्टाफ को किसी भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर। अब मैनेजमेंट का मतलब हम लोग समझते हैं, एचआर मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर हो गया, मटीरियल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, आईटी मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, क्यूएमएस, ISO 9000, EMS, WTO, IPR, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सभी जगहों पे क्या करना है, मैनेजमेंट। द स्कीम वाइडन्स द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बाय डेवलपमेंट अचीवमेंट। देखो किस चीज के ऊपर फोकस करा है इस स्कीम ने, डेवलपमेंट के ऊपर, अचीवमेंट के ऊपर, मोटिवेट करना और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के अंदर बढ़ाना है, अच्छा करना है। ठीक है, क्लियर है ये आपको। अब फोर्थ का पार्ट नंबर डी देखते हैं अपन लोग, सी तक हम लोगों ने देख लिया, 4A का पार्ट डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्या बोल रखा है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय अ सेक्रेटरियल ऑडिटर while segregating the applicability of a specific law and general law। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स को आप क्या करोगे, कंसिडर किए जाएंगे सेक्रेटरियल ऑडिटर के द्वारा, while segregating the applicability of the किसी भी स्पेसिफिक लॉ, जनरल लॉ जब क्या हो रहा है, किसी चीज पे एप्लीकेबल हो रहा है, तब कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, उस चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सेग्रीगेशन ऑफ लॉज एप्लीकेबल ऑफ द कंपनी इनटू इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड जनरल इज असेंशियल फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट, यहाँ पे उसका होना असेंशियल होता है। After considering the following factors, auditors should make the segregation of the same based on the law applicable on the company। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स को वो ध्यान में रखेगा, सबसे पहला फैक्टर है बेटा यहाँ पे ई फाइनेंशियल पैरामीटर, जैसे कि टर्नओवर कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, नेटवर्थ कितना है, बोरोइंग्स कितनी है, ये सब के ऊपर। जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस की, आपके यूनिट डिवीजन प्लांट ब्रांचेस कितनी है और कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन क्या है। स्टेटस ऑफ कंपनी सच एज लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड है। टाइप और क्लास ऑफ कंपनी सच एज प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक है, होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी है। ठीक है, किस टाइप की है, फॉरेन है, निधि है, प्रोड्यूसर है, सेक्शन एट कंपनी, कौन सा टाइप उसका देखेगा। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन करेगा विथ वेरियस अथॉरिटीज सच एज SEZ और सेक्टर रेगुलेटर्स जो भी होंगे उनके साथ में रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है। सेगमेंट सच एज मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, सर्विस हो गया, ई कॉमर्स हो गया और इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन हो गया जैसे कि। ठीक है, एग्रीमेंट गवर्निंग, वो एग्रीमेंट जो कि राइट ऑब्लिगेशंस शेयर होल्डर्स के बताते हैं, अगर वो जॉइंट वेंचर है या फिर शेयर होल्डर एग्रीमेंट, ये सारे एग्रीमेंट के बारे में देखेगा। इसके अलावा नंबर, क्लास एंड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज है ना, कितने कितने एम्प्लॉयज उसके वहां पे कर रहे हैं काम, किस किस क्लास के एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसे भी सारे फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ही क्या करा जाएगा। और क्या देखा दे रखा है, वर्कर्स सच एज वुमेन वर्कर्स कितनी है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे यहाँ पे, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर सेग्रीगेशन किया जाएगा ऑफ स्पेसिफिक लॉ और
जनरल लॉ का, ठीक है? समझ में आया आपको यहाँ पर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे क्या देखते हैं? इसका 4th पार्ट हो चुका है, अब लास्ट पार्ट है यहाँ पे, पार्ट नंबर 5 4A का। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है? Enumerate the specific law and regulations that are applicable to housing finance company in India. Housing finance company in India के ऊपर कौन-कौन सा लॉ, एप्लीकेबल लॉ क्या है, ये आपसे पूछते हैं। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या होगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया किसके द्वारा गवर्न करी जाती है? स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉ रेगुलेटर्स होते हैं व्हिच आर एज फॉलो। एक तो हमारा ये एक्ट बना हुआ है नेशनल हाउसिंग बैंक 1987, ठीक है। दूसरा कौन सा बना हुआ है? द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शंस 2010। थर्ड वन कौन सी गाइडलाइंस है? केवाईसी से रिलेटेड और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर से रिलेटेड। इसके अलावा गाइडलाइंस किसके लिए दे रखी है? एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हाउसिंग कंपनी फाइनेंस में कैसा होगा उससे रिलेटेड गाइडलाइंस है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं उसके डायरेक्शंस यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस डायरेक्शन 2016 है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट्स की डायरेक्शन 2016 है। गाइडलाइंस है ऑन फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। गाइडलाइंस है ऑन रिपोर्टिंग आर्ट मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। आईटी फ्रेमवर्क है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की, उसकी गाइडलाइंस है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये भी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रिड्रेसल और सब्सक्राइबर ग्रीवियंसेस रेगुलेशंस है। मास्टर डायरेक्शंस होते हैं एनबीएफसी के लिए जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिजर्व बैंक के डायरेक्शन 2021 है। ये अलग अलग लॉज एंड रेगुलेशंस है जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को क्या करना पड़ता है इंडिया में जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? आई वुड सजेस्ट कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 और 4A में से क्वेश्चन नंबर 4 वाज मच इजियर, ठीक है ना। आई थॉट कि भैया जब भी आप लोगों ने पेपर, जो अगर कोई जून अटेम्प्ट वाले ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है, तो अगर उन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो वो एक बेटर चॉइस था आपके लिए, क्योंकि कंपैरेटिवली जो क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं 4th में दे आर वेरी इजी। ओके, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नहीं सोच लेना है कि भैया मुझे ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है। देयर आर 5 क्वेश्चंस जिसका आपको आंसर करना है, ठीक है। तो सोच समझ करके आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि भैया मुझे 4 करना है, 4A करना है, ठीक है। जब भी कोई भी चॉइस वाला क्वेश्चन आपके साथ में यहाँ पे आता है। ओके, विद दिस ये क्वेश्चन के साथ में हम लोगों का अभी पार्ट ए तो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पार्ट ए मतलब कि 60 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यस, आंसर क्या दिया हुआ? ईएसडीपी मतलब क्या होता है? आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो स्कीम है इसका एम क्या होता है? टू प्रमोट एंटरप्राइजेस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग एमएसएमई एंड इनकलकेटिंग एंटरप्रेन्योर कल्चर इन द कंट्री के अंदर एक एंटरप्रेन्योर कल्चर को, इस हैबिट को क्या करना है? बनाना है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एस्पायरिंग और एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योर सभी के ऊपर क्या होता है? ये एप्लीकेबल होता है। फिर क्या बोल रखा है? इट फैसिलिटेट, अब ये जो स्कीम है क्या फैसिलिटेट करवाती है? तो एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस, मोटिवेशन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग जैसे कि आपको एसटी एससी वुमेन हो गया, ये जो अलग अलग वर्ग है इन सबको क्या करना है? मोटिवेट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इन्हें बढ़ावा देना है, आगे की तरफ बढ़ाना है। एक्स सर्विसमैन हो गया, बीपीएल पर्सन हो गए, उन सबको अलग अलग करियर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल करवाने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर देनी है। जितने भी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें हाउसिंग प्रोडक्ट्स हो गया, फूड या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई, वहां पे कारपेट वीविंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, मशीन शॉप, हीट ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोटेपिंग, बेसिक और एडवांस वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, स्टील, शीट मेटल वर्क, बेसिक एडवांस कारपेंट्री, ग्लास और सिरेमिक वर्क, इन सभी तरीके के अलग अलग वर्क के अंदर क्या प्रोवाइड करवाना है हमें? ओके, क्या प्रोवाइड करवाना है हमें यहाँ पे? ये सारे के सारे जो डिफरेंट सेक्टर्स है, इन सभी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमें असेसमेंट देना है, फैसिलिटेट करवाना है, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे करने हैं। ये तो अलग अलग सेक्शंस के बारे में बता दिया। अब ये जो स्कीम है, ये स्कीम किस चीज से रिलेटेड प्रोविजंस बनाती है? तो ये स्कीम बनाती है प्रोविजन रिलेटेड फॉर मैनेजमेंट कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए, ट्रेनिंग देना है एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स को, सुपरवाइजरी स्टाफ को किसी भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर। अब मैनेजमेंट का मतलब हम लोग समझते हैं एचआर मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट हो गया,